नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी बरेली की है। ये बात 2014 की है। बरेली में एक थाना आता है, फतेहगंज थाना। इसी थाना क्षेत्र के माली मोहल्ले में सौरभ रस्तोगी अपनी पत्नी शैली के साथ रहता था। उसका अपना मकान था, जिसके निचले तल पर उनकी सोने चांदी की ज्वेलरी की दुकान थी। ऊपरी तल पर उसका निवास था। सौरभ का नौकर विनोद फतेहगंज से लगभग 2 किलोमीटर दूर खिरका गांव में रहता था। वह काम करके रोजाना अपने घर चला जाता था। 3 मई की सुबह करीब 9 बजे विनोद सौरभ रस्तोगी के घर पहुंचा। वह सड़क पर खड़े होकर सौरभ को आवाज लगाने लगा। आमतौर पर सौरभ उसकी आवाज सुनते ही ऊपर से झांकता और दुकान की चाबियां नीचे फेंक देता, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिला। विनोद को कुछ अजीब लगा तो उसने पड़ोसियों से सौरभ के बारे में पूछा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। पड़ोसी ने उसे ऊपर जाकर देखने को कहा। जब विनोद दूसरे तल पर पहुंचा तो उसने सौरभ को हाथ पैर बंधे हुए जमीन पर पड़ा देखा। पहली नजर में ही लग रहा था कि सौरभ की मौत हो चुकी है। विनोद ने तुरंत नीचे आकर पड़ोसी को पूरी बात बताई। विनोद ने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस चौकी को दी। वहां से फौरन सूचना थाना फतेहगंज को भेज दी गई। 15 मिनट में ही थाने के इंस्पेक्टर देवेश सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस मकान के दूसरे तल पर पहुंची तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। सौरभ की हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश बेड पर पड़ी थी। उसकी कनपट्टी पर गोली लगने का निशान था, साथ ही गर्दन पर भी घाव था। करीब 20 गज के प्लॉट में बने उस मकान के प्रथम तल पर किचन और बाथरूम के अलावा एक दीवान पड़ा था। जिस बेडरूम में सौरभ की हत्या की गई थी वह काफी कम जगह में बना था। एक बेड और एक टेबल के अलावा वहां एक अलमारी रखी थी। इतने सामान से ही पूरा कमरा भरा था। कमरे में रखी अलमारी खुली पड़ी थी और उसका सामान बाहर निकला पड़ा था। अलमारी का लॉकर खुला था और बिल्कुल खाली था। इस बीच बरेली से सौरभ के पिता सुनील रस्तोगी और अन्य घर वाले भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि 2 मई को सौरभ घर पर अकेला था। उसकी पत्नी शैली किसी काम से बाहर गई हुई थी। घटनास्थल का मुआयना और पूछताछ करने के बाद पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह हत्या पूरी योजना के तहत की गई थी। हत्यारों को पहले से मालूम था कि सौरभ उस दिन घर पर अकेला है। इसी वजह से उन्होंने 2 मई की रात को वारदात को अंजाम देने के लिए चुना। हालात साफ बता रहे थे कि सौरभ ने हत्यारे को खुद ही घर के अंदर आने दिया था, यानी वह उसे अच्छी तरह जानता था, क्योंकि घर के अंदर कोई बाहर से तब तक नहीं आ सकता था जब तक अंदर मौजूद व्यक्ति ताला न खोले। सीढ़ियों के पास एक शटर था जिसमें अंदर से ताला लगा हुआ था। शटर के बाद ऊपर जाने पर एक और दरवाजा था जो हमेशा अंदर से बंद रहता था। पुलिस ने घटनास्थल की जांच के दौरान सौरभ का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा वहां से 2 बुलेट भी बरामद किए गए। सौरभ की पत्नी शैली को जब पति की मौत की खबर मिली तो वह देर शाम दिल्ली से लौट आई। इस बीच पुलिस ने सौरभ के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। जांच में पता चला कि घटना वाली रात सौरभ ने आखिरी कॉल अपनी पत्नी शैली को की थी। इससे पहले रात 9 बजे उसने विनोद से बात की थी। इन दोनों कॉल्स से पहले सौरभ ने एक अनजान नंबर पर भी बात की थी। इस नंबर पर घटना वाले दिन और उससे पहले भी कई बार लंबी बातचीत हुई थी। जब इंस्पेक्टर देवेश सिंह ने इस नंबर के बारे में विनोद से पूछा तो उसने बताया कि यह नंबर बरेली के थाना बहेड़ी के अंतर्गत आने वाले गांव जुआ जवाहरपुर की पूजा शर्मा का है। विनोद को पूजा के बारे में इसलिए जानकारी थी क्योंकि सौरभ कई बार उसे भेजकर पूजा का मोबाइल रिचार्ज करवाता था। यह जानकर पुलिस को मामला अवैध संबंधों का लगने लगा, क्योंकि सौरभ और पूजा के बीच लगातार हुई लंबी बातचीत और इस तरह का व्यवहार इसे शक के दायरे में ला रहा था। पुलिस ने पूजा को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापा मारा, लेकिन वह वहां नहीं मिली। पता चला कि वह 19 अप्रैल को अपने प्रेमी राकेश गंगवार के साथ भाग गई थी। राकेश मोहम्मदपुर गांव का रहने वाला था। पूजा का सौरभ से लगातार संपर्क और राकेश के साथ उसका भागना इस ओर इशारा कर रहा था कि संभवतः इन दोनों ने ही मिलकर सौरभ की हत्या और लूट की साजिश रची थी। हालांकि पुलिस ने मुखबिरों की मदद से जल्द ही दोनों को पकड़ लिया। पूजा थाना बहेड़ी क्षेत्र के गांव जुआ जवाहरपुर के रहने वाले रामवीर की बेटी थी। रामवीर पेशे से किसान था। घर में अक्सर रामवीर और उसकी पत्नी कमला के बीच झगड़े होते रहते थे, जो कई बार बड़े विवाद का रूप ले लेते थे।
3 बच्चों की मां कमला को सजने संवरने का बहुत शौक था, जिससे घर के खर्चे काफी बढ़ गए थे। इन सब परेशानियों से तंग आकर रामवीर ने कमला को तलाक दे दिया। तलाक के बाद कमला अपने तीनों बच्चों के साथ बरेली के गांव मोहम्मदपुर स्थित अपने मायके चली गई। समय के साथ कमला की बेटी पूजा जवान हो गई और बरेली के विशाल कन्या डिग्री कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई करने लगी। लेकिन पूजा अपनी मां से नाराज रहती थी, क्योंकि कमला ने दूसरा विवाह कर लिया था। इस वजह से मां बेटी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। पूजा अपनी मां पर गई थी और उसके भी काफी बड़े ख्वाब थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वह किसी भी गलत रास्ते पर जाने को तैयार थी। पूजा अपनी ननिहाल मोहम्मदपुर जाती रहती थी, जहां उसकी मुलाकात राकेश कुमार गंगवार से हुई। राकेश का पूजा के ननिहाल में आना जाना बढ़ गया था। पूजा समझदार थी और उसने राकेश की नजरों का मतलब समझ लिया। दोनों के बीच मोहब्बत का बीज बोया और धीरे धीरे वह एक दूसरे के करीब आने लगे। पूजा ने राकेश पर गांव छोड़कर भागने का दबाव डाला, लेकिन राकेश शुरुआत में इसके लिए तैयार नहीं था। तब पूजा ने उसे धमकी दी कि वह उसे बलात्कार के आरोप में फंसा देगी, जिसके बाद राकेश को उसके साथ भागने के लिए मानना पड़ा। 20 अप्रैल 2014 को पूजा की शादी तय थी, लेकिन उससे पहले ही 19 अप्रैल को वह राकेश के साथ अपने गांव से भाग गई। राकेश पूजा को लेकर अपने मामा ओम प्रकाश के घर बरेली के थाना देवरनिया क्षेत्र के गांव जमुनिया पहुंचा, जहां दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए दोनों को पैसों की जरूरत महसूस हुई और पूजा ने इसके लिए पहले से ही एक योजना बना रखी थी। सुनील रस्तोगी बरेली के फतेहगंज स्थित माली मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहता था। उनके मकान के निचले तल पर एक ज्वेलरी शॉप थी, जो एक अच्छी लोकेशन पर थी। इस वजह से वहां ग्राहकों की भी कोई कमी नहीं थी। सुनील सिर्फ ज्वेलरी नहीं बेचता था, बल्कि गिरवी गांठ का भी काम करता था और इस कारण उसके पास आने वाले ग्राहकों की भीड़ बनी रहती थी। पूजा की एक दूर की रिश्तेदार नानी थी, जो अक्सर सौरभ की दुकान पर खरीदारी करने आती थी। चूंकि वह एक पुरानी ग्राहक थी, सौरभ हमेशा उसका खास ध्यान रखता था। एक बार पूजा भी अपनी नानी के साथ सौरभ की दुकान पर गई थी, जहां नानी ने सौरभ से पूजा का परिचय कराया और कहा कि अगर कभी यह खरीदारी करने आए तो उसे उचित दाम पर ज्वेलरी देना। पहली मुलाकात में ही सौरभ पूजा के दिमाग में बस गया और वह अक्सर उसकी दुकान पर आने लगी। एक दिन जब वह शाम के वक्त सौरभ की दुकान पर पहुंची, तो सौरभ दुकान बंद कर रहा था। सौरभ ने उसे अपने ऊपर वाले मकान में बुलाया, जहां पूजा ने सोने चांदी का ढेर देखा। इससे उसके मन में लालच जाग गया। इसके बाद पूजा और सौरभ की मुलाकातें बढ़ गईं और दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। इससे दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। पूजा को अपनी तरफ खींचते देख सौरभ खुश था और उसका मन भी बहकने लगा। राकेश के साथ भागने और शादी करने के बाद जब पूजा को अच्छी जिंदगी के लिए पैसे की जरूरत महसूस हुई, तो उसने राकेश के साथ मिलकर सौरभ को लूटने की योजना बनाई। इसके लिए उसने मर्दों की कमजोरी का फायदा उठाने का रास्ता चुना। वह सौरभ से प्रेम भरी बातें करने लगी और उसे अकेले समय बिताने का प्रस्ताव दिया। सौरभ ने भी इस मौके का फायदा उठाने की सोचते हुए पूजा को मिलने के लिए बुला लिया। एक दिन जब सौरभ की पत्नी शैली मायके गई, तो सौरभ को पूजा से एकांत में मिलने का सही मौका मिल गया। उसने सुबह 8 बजे पूजा को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुला लिया। रात 8 बजे पूजा राकेश के साथ सौरभ के घर पहुंची। राकेश को बाहर छोड़कर पूजा सौरभ के घर के अंदर गई, जहां सौरभ ने उसे दूसरी मंजिल पर बने अपने बेडरूम में ले जाया। पूजा ने इस दौरान सौरभ को नशीला पदार्थ मिली फ्रूटी पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गया। जब सौरभ बेहोश हो गया, तो पूजा ने राकेश को अंदर बुला लिया। दोनों ने मिलकर सौरभ को होश में लाने की कोशिश की। जब वह होश में आया, तो राकेश ने 315 बोर का तमंचा निकालकर सौरभ की कनपट्टी पर तान दिया और उसे पेट के बल लेटने को कहा। डर के मारे सौरभ ने ऐसा ही किया। हालांकि जब सौरभ ने बार बार मांगने पर भी तिजोरी की चाबी नहीं दी, तो राकेश ने उसके सिर पर तमंचे की नाल रखकर गोली मार दी। सौरभ को मौत के घाट उतारकर राकेश और पूजा ने अलमारी का लॉक तोड़ा और उसके अंदर बनी छोटी तिजोरी का लॉक भी तोड़कर उसमें रखी 650 ग्राम ज्वेलरी और लगभग 4000 रुपए निकाल लिए, जिसके बाद वह बहन के घर में लूट का माल छुपाकर घूमने नैनीताल चले गए, जहां से वापस आते ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि चोरी किया हुआ सामान बरेली के थाना भेड़ी क्षेत्र में राकेश की बहन के घर में छिपाकर रखा गया है।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राकेश की बहन के घर पर छापा मारा और वहां से 650 ग्राम सोने चांदी की ज्वेलरी और 4000 रुपए बरामद कर लिए। इस घटना से जुड़ी बाकी चीजों को भी जब्त कर लिया गया। इस सफलता के बाद फतेहगंज थाना पुलिस की प्रशंसा की गई, क्योंकि उन्होंने न केवल इस जघन्य अपराध को सुलझाया बल्कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भी काम किया। और आज की दूसरी कहानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की है। ये बात 2014 की है। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 इलाके में रहने वाले संतराम नागर की 22 साल की बेटी प्रीति नागर घर के बाहर से अचानक गायब हो गई। प्रीति शाम को बाहर बिछी चारपाई उठाने आई थी। उस वक्त अंधेरा था और इलाके में बिजली नहीं थी, इसलिए किसी ने भी उसे आते जाते नहीं देखा। काफी देर तक उसे ढूंढने के बाद संतराम ने पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी दी। पुलिस को सूचना मिलते ही कासना थाने की टीम मौके पर पहुंच गई। संतराम नागर ने प्रीति के गायब होने से जुड़ी सारी बातें पुलिस को बता दी। पुलिस ने संतराम और आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए। अगली सुबह संतराम की शिकायत पर थाना कासना में धारा 364 के तहत प्रीति के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गई। 8 जून को इस केस की जांच एसआई विनय शर्मा को सौंप दी गई। जांच का काम संभालते ही एसआई शर्मा अपनी टीम के साथ संतराम के घर पहुंचे और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। तमाम पूछताछ और जांच के बाद भी एसआई विनय शर्मा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। प्रीति का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन अचानक 2 महीने बाद 9 अगस्त 2014 को प्रीति के पिता संतराम के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया और कहा कि वह तिरुपति बालाजी से बोल रहा है और उनकी बेटी प्रीति उसके पास है। फोन करने वाले ने संतराम को बताया कि प्रीति गलत लोगों के चंगुल में फंस गई थी, लेकिन किसी तरह बचकर अब उसके पास है। उसने संतराम से कहा कि वे तिरुपति बालाजी पहुंचे, जहां वह उनसे मिलेगा और उनकी बेटी को सौंप देगा। संतराम ने कई बार उसका नाम और पता पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद संतराम ने कासना थाने जाकर इस फोन कॉल की जानकारी जांच अधिकारी विनय शर्मा को दी। जांच अधिकारी विनय शर्मा ने तुरंत उस फोन नंबर की साइबर सेल से जानकारी ली। पता चला कि जिस नंबर से कॉल आई थी वह बेंगलुरु के एक पीसीओ का है। यह जानकारी थाना प्रभारी समरपाल सिंह और एसएसपी को दी गई। इसके बाद 13 अगस्त 2014 को विनय शर्मा को कांस्टेबल धामा के साथ बेंगलुरु रवाना कर दिया गया। संतराम भी अपने साले के साथ बेंगलुरु पहुंच गए ताकि अपनी बेटी का पता लगाने में मदद कर सकें। बेंगलुरु पहुंचने के बाद विनय शर्मा सबसे पहले उस पीसीओ पर गए जहां से संतराम को कॉल की गई थी, लेकिन पीसीओ के संचालक से फोन करने वाले की पहचान के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। उसी दिन संयोग से संतराम के मोबाइल पर एक लोकल नंबर से फिर कॉल आई। फोन उसी व्यक्ति का था जिसने पहले संपर्क किया था, लेकिन इस बार वह बहुत गुस्से में था। उसने संतराम को पुलिस को साथ लाने पर खूब खरी खोटी सुनाई। संतराम ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसका इरादा गलत नहीं था, लेकिन फोन करने वाला इतने गुस्से में था कि उसने प्रीति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर फोन काट दिया। लेकिन फोन करने वाला इतने गुस्से में था कि उसने प्रीति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर फोन काट दिया। संतराम ने उसी नंबर पर कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ हो चुका था। जांच अधिकारी विनय शर्मा, जो संतराम के साथ ही थे, तुरंत समझ गए कि फोन करने वाला उन पर नजर रख रहा है। विनय शर्मा ने उस नंबर की जानकारी नोएडा में बैठी अपनी साइबर टीम को भेजी। जांच के बाद पता चला कि यह नंबर भी बेंगलुरु के एक पीसीओ का ही है। इससे यह साफ हो गया कि फोन करने वाला बेंगलुरु में ही है और अपनी लोकेशन छिपाने के लिए अलग अलग पीसीओ से कॉल कर रहा है। विनय शर्मा ने तुरंत उस पीसीओ का पता नोट किया और वहां पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने पीसीओ के मालिक से फोन करने वाले के बारे में पूछा तो वह कोई ठोस जानकारी नहीं दे सका। मालिक ने बताया कि उसके पीसीओ पर कई लोग आते हैं और सबके बारे में जानकारी रखना संभव नहीं है। इससे निराश होकर 1-2 दिन बाद संतराम अपने साले के साथ बेंगलुरु से नोएडा लौट आए। अब तक जांच के सभी रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन उच्चाधिकारियों के आदेश पर विनय शर्मा और कांस्टेबल धामा बेंगलुरु में ही रुके रहे और अपनी जांच जारी रखी। नोएडा लौटने के बाद 15 अगस्त को संतराम के मोबाइल पर फिर से उसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। इस बार उसने कहा कि प्रीति के गिड़गिड़ाने की वजह से वह उसे छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसने शर्त रखी कि संतराम अकेले आएं और अगली सुबह तिरुपति बालाजी मंदिर के बाहर उसका इंतजार करें। फोन करने वाले की आवाज से साफ था कि वह अपनी बात को लेकर गंभीर है,
लेकिन उसने फिर से अपनी पहचान छुपाए रखी। संतराम ने तुरंत फ्लाइट से तिरुपति बालाजी मंदिर का रुख किया और रास्ते में फोन करके विनय शर्मा को सारी बात बता दी। 16 अगस्त की सुबह विनय शर्मा संतराम और उनके साले के साथ मंदिर के बाहर फोन करने वाले का इंतजार करने लगे, लेकिन इस बार भी अज्ञात फोनकर्ता ने धोखा दे दिया। देर शाम तक इंतजार करने के बाद भी न तो वह आया और न ही उसकी कोई कॉल आई। हालांकि इस बार जांच अधिकारी विनय शर्मा ने सावधानी बरतते हुए खुद को संतराम से दूर रखा ताकि फोनकर्ता को पुलिस की उपस्थिति का आभास न हो। निराश होकर संतराम एक बार फिर नोएडा लौट आए। संतराम यह सोचने लगे थे कि शायद कोई उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन विनय शर्मा इस बार भी पीछे नहीं हटे। वे लगातार प्रीति की फोटो के आधार पर अलग अलग थानों में जाकर उसकी तलाश करते रहे। इसी दौरान 22 अगस्त 2014 को संतराम ने विनय शर्मा को फोन करके बताया कि उन्हें फोन करने वाले का एक और धमकी भरा कॉल आया है। इस बार फोन करने वाले ने प्रीति को जान से मारने की धमकी दी थी। संतराम ने यह भी बताया कि इस बार उसने एक नया नंबर इस्तेमाल किया था। विनय शर्मा ने तुरंत वह नंबर मांगा और संतराम ने उन्हें वह नंबर नोट करा दिया। एसआई विनय शर्मा ने संतराम से मिले नंबर को अपनी साइबर टीम को भेजा और उन्होंने पता किया कि वह नंबर बंगलुरु के हांसेकोटे इलाके के एक पीसीओ का था। इस जानकारी के बाद विनय शर्मा उस पीसीओ के मालिक के पास पहुंचे, लेकिन यहां भी पीसीओ संचालक से फोन करने वाले के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। हालांकि इस बार उन्हें एक महत्वपूर्ण क्लू मिल गया। विनय शर्मा की नजर पीसीओ के सामने स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर पड़ी, जिसके बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा था। सीसीटीवी कैमरा देखकर विनय शर्मा का चेहरा खिल उठा। उन्होंने पीसीओ के संचालक के साथ जाकर ज्वेलरी शॉप के मालिक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने का अनुरोध किया। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने विनय शर्मा को पूरी सहयोगिता दिखाते हुए उस समय की सीसीटीवी फुटेज दिखा दी। यह संयोग था कि पीसीओ ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी कैमरे की रेंज में था और फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज को देखकर पीसीओ संचालक ने बताया कि एक गंजा आदमी सफेद पैंट, काली जैकेट और काले जूते पहनकर पीसीओ पर आया था। कॉल करने के बाद वह वापस चला गया। उस आदमी का चेहरा कैमरे में पूरी तरह कैद हो गया था। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने उस आदमी की वेशभूषा देखकर बताया कि वह ड्रेस जो उसने पहनी थी कोलार में स्थित होंडा की दोपहिया वाहन बनाने वाली फैक्ट्री के कर्मचारियों की ड्रेस है। यह सुराग मिलना जैसे डूबते को तिनके का सहारा था और अब विनय शर्मा को नया रास्ता मिल गया था। विनय शर्मा ने ज्वेलरी शॉप के संचालक से सीसीटीवी फुटेज की कॉपी लेकर अपनी टीम के साथ कोलार के नस्सापुर स्थित होंडा कंपनी के 2 व्हीलर बनाने वाले ऑफिस में पहुंच गए। जांच अधिकारी ने कंपनी के मैनेजर को पूरा मामला बताया और पूछा कि क्या पिछले कुछ महीनों में उनके यहाँ किसी उत्तर भारतीय कर्मचारी ने नौकरी ज्वाइन की है। मैनेजर ने तत्काल पिछले 3 महीनों में ज्वाइन करने वाले 3 कर्मचारियों के फोटोज और बायोडाटा उपलब्ध करवा दिए। यह जानकारी विनय शर्मा के लिए अहम सुराग साबित हुई, जिससे उन्हें आगे की जांच में मदद मिली। तीनों बायोडाटा को ध्यान से देखने के बाद विनय शर्मा की नजर एक शख्स पर रुक गई जो उनके लिए जाना पहचाना था। वह शख्स चंद्रमोहन शर्मा था, लेकिन बायोडाटा में उसका नाम नितिन लिखा हुआ था। चंद्रमोहन ने 6 मई 2014 को फिटर कर्मचारी के रूप में होंडा कंपनी में नौकरी ज्वाइन की थी और अपना मूल पता हरियाणा हिसार दिया था। विनय शर्मा चंद्रमोहन को अच्छे से जानते थे क्योंकि वह नोएडा का एक आरटीआई एक्टिविस्ट था और वह कई बार उससे मिल चुके थे। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि चंद्रमोहन यहाँ क्या कर रहा था और उसने अपना नाम नितिन क्यों लिखा था। साथ ही प्रीति की तलाश के दौरान चंद्रमोहन की बंगलुरु में उपस्थिति भी विनय शर्मा के लिए एक बड़ा सवाल बन गई थी। विनय शर्मा को प्रीति की तलाश करते करते यह समझ नहीं आ रहा था कि चंद्रमोहन आखिर बेंगलुरु में क्या कर रहा है। उन्होंने अपने मोबाइल से बायोडाटा में लगी चंद्रमोहन की फोटो लेकर एसएचओ समरजीत सिंह को भेजी और पूरी बात बताई। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर समरजीत सिंह ने जो खुलासा किया उसने विनय शर्मा के होश उड़ा दिए। समरजीत ने बताया कि नितिन नाम का शख्स दरअसल चंद्रमोहन शर्मा ही है और वे उसी के मर्डर केस की जांच कर रहे हैं। समरजीत सिंह ने बिना देर किए विनय को नितिन को पकड़ने का सख्त आदेश दिया। मामले की तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो चुकी थी। विनय शर्मा के कहने पर एचआर मैनेजर ने नितिन शर्मा उर्फ चंद्रमोहन को फैक्ट्री से बाहर बुलवा लिया। पुलिस को सादे लिबास में देखकर नितिन घबरा गया। वह विनय शर्मा को पहले से जानता था, इसलिए उसकी बेचैनी और बढ़ गई। हालांकि विनय ने यह जाहिर नहीं होने दिया कि उसे चंद्रमोहन की फर्जी मौत के ड्रामे की पूरी जानकारी है।
विनय शर्मा ने सबसे पहले चंद्रमोहन से प्रीति के बारे में पूछताछ शुरू की। चंद्रमोहन को अंदाजा नहीं था कि विनय उसके फर्जीवाड़े की सच्चाई जान चुके हैं। बिल्कुल सहज दिखने की कोशिश करते हुए उसने बताया कि उसने प्रीति से शादी कर ली है और वह अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर उसके साथ आई है। चंद्रमोहन विनय शर्मा को काउंटी कट्टा इलाके में अपने किराए के घर पर भी ले गया, जहां वह प्रीति के साथ रह रहा था। जैसे ही विनय घर के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने प्रीति को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वह नोएडा से इतनी दूर सिर्फ उसी की तलाश में आए थे। इसके बाद 27 अगस्त 2014 को विनय शर्मा ने स्थानीय पुलिस की मदद से प्रीति और चंद्रमोहन को हिरासत में ले लिया। दोनों को अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया और फिर ग्रेटर नोएडा के कासना थाने लाया गया। विनय शर्मा ग्रेटर नोएडा से जिस मकसद से बेंगलुरु आए थे, वह पूरा हो चुका था। प्रीति अब उनकी हिरासत में थी, लेकिन इसके साथ ही खुद को मरा हुआ साबित कर प्रीति के साथ ऐश कर रहा कथित मृतक चंद्रमोहन भी उनके हाथ लग चुका था। अगस्त को पुलिस ने प्रीति नागर और चंद्रमोहन को अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड की अवधि के दौरान दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। इसी दौरान न सिर्फ उनकी प्रेम कहानी सामने आई, बल्कि चंद्रमोहन द्वारा रची गई गहरी साजिश का भी पर्दाफाश हो गया। चंद्रमोहन शर्मा एक आरटीआई कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी का सक्रिय सदस्य था। वह ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में आई ब्लॉक के मकान नंबर 4 और XC में रहता था। उसके परिवार में पत्नी सविता और 2 बच्चे थे, 12 साल का बेटा और 7 साल की बेटी। हुआ यूं कि 17 मई 2014 को चंद्रमोहन की पत्नी सविता ने कासना थाने पहुंचकर एक लिखित तहरीर दी। उसमें उसने बताया कि उसका पति चंद्रमोहन 30 अप्रैल 2014 से लापता है। 2 मई को चंद्रमोहन की जली हुई लाश उसकी ही कार में मिली थी। सविता ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि उसके पति की मौत किसी दुर्घटना में नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई है। सविता के मुताबिक कासना क्षेत्र के ब्रजेश शानी, राजकुमार उर्फ राजू, बबलू उर्फ आनंद और प्रवीण ने गांव के मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। चंद्रमोहन गांव की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहा था, इसलिए ये सभी उससे रंजिश रखने लगे थे। चंद्रमोहन ने इन सभी लोगों से अपनी जान का खतरा पहले ही जताया था। इसी संबंध में उसने 30 अप्रैल 2014 को कासना थाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष वीरपाल सिंह को शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस शिकायत में चंद्रमोहन ने आरोप लगाया था कि 28 अप्रैल को ड्यूटी पर जाते समय परी चौक के पास ब्रजेश और उसके साथियों ने उसे रोककर जान से मारने की धमकी दी थी। सविता ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया था कि इन सभी व्यक्तियों ने साजिश के तहत उसके पति चंद्रमोहन की हत्या कर दी और उसकी लाश को कार समेत जला दिया, ताकि इसे एक दुर्घटना का रूप दिया जा सके। सविता की शिकायत के आधार पर कासना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 146 और 302 के तहत मामला दर्ज किया। जब पुलिस ने नामजद आरोपियों से पूछताछ करने की कोशिश की तो पता चला कि वे सभी फरार हो चुके हैं। चंद्रमोहन शर्मा की मौत का मामला कुछ इस तरह सामने आया था। 1-2 मई 2014 की रात करीब 12 बजे ग्रेटर नोएडा के अंसल प्लाजा के पास होंडा कंपनी के सामने जेपी ग्रीन के नजदीक एक जली हुई कार मिली थी। कार की ड्राइविंग सीट पर जो व्यक्ति बैठा था, वह भी बुरी तरह जलकर कोयला बन चुका था। जली हुई कार में लाश की सूचना मिलने पर कासना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि यह एक हादसा हो सकता है, जिसमें गैस के रिसने से कार आग का गोला बन गई होगी। कार चलाने वाले को इतनी मोहलत नहीं मिली कि वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल पाता। वह सीट पर बैठा बैठा ही जलकर मर गया। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर सही सलामत थे। पुलिस ने अगले दिन आरटीओ से जानकारी ली और पता चला कि वह कार चंद्रमोहन की थी। इसके बाद पुलिस उस पते पर पहुंची जहां कार पंजीकृत थी। पुलिस को चंद्रमोहन के घर पर पहुंचने पर पता चला कि वह घर उसका ही था। हालांकि चंद्रमोहन तो वहां नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी सविता पुलिस को मिल गई। पुलिस ने सविता को बुलाकर कार में मिली लाश की शिनाख्त करवाई। सविता ने लाश और कार दोनों की शिनाख्त कर दी। चंद्रमोहन के परिजनों ने उसकी लाश की शिनाख्त 2 मई को ही कर दी थी। पहले तो पुलिस को यह मामला दुर्घटनावश आग लगने से हुई मौत का ही लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद सविता ने हत्या की आशंका जताते हुए 5 लोगों को नामजद कर दिया। इसके बाद कासना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा और 302 के तहत मामला दर्ज कर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि सभी आरोपी फरार हो गए।
इस केस की जांच कासना थाने के एसएचओ समरजीत सिंह ने की थी। चंद्रमोहन, जो होंडा टू व्हीलर कंपनी में मैकेनिक की नौकरी करता था, सामाजिक कार्यों और राजनीति में गहरी रुचि रखता था। इसी कारण वह आरटीआई कार्यकर्ता होने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का सक्रिय सदस्य बन गया था। चंद्रमोहन का जीवन पहले सुखमय था। 15 साल पहले उसने सविता से प्रेम विवाह किया था और उनके 2 बच्चे भी थे। चंद्रमोहन ने निजी उपयोग के लिए एक शेवरले कार भी खरीदी थी। लेकिन चंद्रमोहन के सुखी जीवन में उथल पुथल तब आई जब उसकी नजरें प्रीति से मिली। आसपास रहने के कारण प्रीति और सविता की दोस्ती हो गई थी और प्रीति अक्सर सविता से मिलने उसके घर आती थी। इसी दौरान चंद्रमोहन पत्नी की सहेली प्रीति के आकर्षण में बंध गया। चंद्रमोहन, जो उम्र में प्रीति से कई साल बड़ा था, विवाहित और 2 बच्चों का पिता था। इसके बावजूद 22 साल की प्रीति उसे अपना बनाने का सपना देखने लगी। शुरुआत में चंद्रमोहन और प्रीति की बातचीत केवल आंखों ही आंखों में होती रही। फिर धीरे धीरे फोन पर और आमने सामने भी बातें होने लगीं। जब चंद्रमोहन ने अपना दिल खोला और प्रीति से प्रेम प्रस्ताव दिया, तो उसने इसे शर्तों के साथ स्वीकार किया। उसकी शर्त थी कि चंद्रमोहन उसे सिर्फ एक मौज मजे की चीज न समझे, बल्कि उससे शादी करके पूरी जिंदगी साथ बिताए। 15 साल पहले जब चंद्रमोहन ने सविता से प्रेम विवाह किया था, वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन समय के साथ सविता का रूप और आकर्षण फीका पड़ गया। घर परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे थका दिया था और उसने खुद को सजने संवरने से दूर कर लिया था। यही वजह थी कि चंद्रमोहन को वह अब बासी और उबाऊ लगने लगी थी। वह खुद भी सविता से ऊब चुका था। इसी कारण उसने प्रीति की विवाह की शर्त को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ी और कुछ महीने बाद प्रीति ने चंद्रमोहन पर विवाह के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। चंद्रमोहन जानता था कि एक पत्नी होते हुए वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता और यह कानूनन अपराध है। सविता को तलाक देना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि करीबी रिश्तेदारों पर सविता की अच्छी खासी पकड़ थी। अगर उसने तलाक दिया तो सविता के रिश्तेदार सब मिलकर उसे परेशान कर सकते थे। चंद्रमोहन उलझन में था कि वह सविता से कैसे पीछा छुड़ाए। एक ओर तो उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, दूसरी ओर प्रीति लगातार विवाह के लिए दबाव बना रही थी। विवाह में देरी होते देख प्रीति ने चंद्रमोहन को धमकी दी कि अगर जल्द शादी नहीं हुई तो वह उसे जेल भेजने और सविता को उनके रिश्ते के बारे में बताने की धमकी देने लगी। तब चंद्रमोहन ने प्रीति से गुपचुप तरीके से विवाह करने का फैसला किया। 28 नवंबर 2013 को उसने प्रीति को दादरी स्थित आर्य समाज मंदिर में ले जाकर वहां उससे प्रेम विवाह कर लिया। प्रीति खुश थी, क्योंकि उसे लगता था कि चंद्रमोहन ने सिंदूर भरा है, तो अब वह उसे अपने घर भी ले आएगा। चंद्रमोहन भी इस समय राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने कुछ समय के लिए अपनी मुसीबत से छुटकारा पा लिया था। चंद्रमोहन और प्रीति अलग अलग रहते रहे। प्रीति ने किसी को भी अपनी शादी के बारे में नहीं बताया और चंद्रमोहन भी अपनी दूसरी शादी का राज सविता से छुपाता रहा। कुछ हफ्तों बाद जब कोई हल नजर नहीं आया, तो प्रीति ने चंद्रमोहन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि चंद्रमोहन जल्दी से सविता को घर से बाहर करे और उसे अपने घर ले आए। चंद्रमोहन पहले प्रीति से प्रेम करता था, फिर उसने उससे शादी भी कर ली, लेकिन अब वह बुरी तरह फंस चुका था। न तो वह सविता को घर से निकाल सकता था और न ही प्रीति के बिना रह सकता था। प्रीति भी अब अपने घर में रहना नहीं चाहती थी। प्रीति के लगातार दबाव बनाने पर चंद्रमोहन ने बहुत सोचा और फिर एक खतरनाक योजना बनाई। चंद्रमोहन की बनाई हुई योजना अकेले वह नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने साले विदेश शर्मा को नकद पैसे देने का लालच दिया। साथ ही उसने सविता को होंडा कंपनी में नौकरी मिलने का झांसा दिया और उसे भी इस साजिश में शामिल कर लिया। चंद्रमोहन ने देखा था कि अंसल प्लाजा के पास एक भिखारी अक्सर घूमता रहता था और उस भिखारी की कदकाठी चंद्रमोहन से काफी मिलती जुलती थी। यह देखकर चंद्रमोहन के दिमाग में एक खतरनाक विचार आया, क्यों न उस भिखारी को मारकर खुद को मृत दिखाया जाए। इससे उसका परिवार और पुलिस उसे मृत मान लेंगे और उसकी तलाश नहीं करेंगे। फिर वह प्रीति के साथ कहीं दूर चला जाएगा और अपना जीवन शांति से बिता सकेगा। चंद्रमोहन ने सोचा कि यदि वह प्रीति को लेकर कहीं दूर चला जाएगा और उसे हर किसी से छिपाकर रखेगा, तो परिजन और पुलिस उसे मुर्दा मान लेंगे और कोई भी उसकी तलाश नहीं करेगा। इसके बाद वह प्रीति के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाएगा।
प्रीति ने भी चंद्रमोहन की इस योजना को स्वीकार किया। दोनों के बीच विचार विमर्श के बाद 30 अप्रैल 2014 को योजना को अंतिम रूप दिया गया और अगले ही दिन यानी 1 मई की रात को इसे अंजाम देने का निर्णय लिया गया। योजना को सफल बनाने के लिए चंद्रमोहन ने तुगलपुर स्थित एक पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल भरवाकर कार में रख लिया। 1 मई की रात को लगभग 11 बजे सविता का भाई एक पागल युवक को विदेश अंसल प्लाजा के आसपास से बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर लेकर आया। चंद्रमोहन पहले से अपनी कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। चंद्रमोहन ने एक सुनसान जगह पर कार रोकी और भिखारी को पिछली सीट पर बैठाकर उसकी बेल्ट से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रमोहन ने अपने कपड़े उतारकर विदेश को दिए और विदेश ने भिखारी के पहने कपड़े उतारकर उन्हें पहन लिया। चंद्रमोहन ने अपना फोन और पर्स भी उस भिखारी की जेब में डाल दिया ताकि वह युवक की पहचान छुपा सके। चंद्रमोहन ने पहले से ही अपनी गाड़ी में एक जोड़ी कपड़े रख रखे थे जिन्हें उसने पहन लिया। फिर चंद्रमोहन और विदेश ने मृत भिखारी का शव उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर रखा। इसके बाद उन्होंने कार को ड्राइव करते हुए उसे अंसल प्लाजा के पास स्थित होंडा कंपनी के सामने वाली जेपी ग्रीन रोड पर ले गए। भिखारी के शव को उन्होंने पिछली सीट से हटाकर ड्राइविंग सीट पर बैठाया और सीट बेल्ट से कस दिया ताकि अगर वह जीवित भी होता तो वह कार से उतरकर भाग ना सके। आधी रात का वक्त हो चुका था। फिर चंद्रमोहन और विदेश ने प्लास्टिक की कैन में भरा हुआ पेट्रोल कार के चारों ओर और अंदर की सीटों के साथ साथ युवक पर भी अच्छे से छिड़क दिया। इसके बाद उन्होंने कार में आग लगा दी। चंद पलों में ही कार धू धू करके जलने लगी। कार को जलते देख दोनों ने मोटरसाइकिल से फरार हो गए। आधी रात का वक्त था और कुछ गाड़ियां जब जलती हुई कार को देखी तो वे रुक गईं। लेकिन तब तक कार इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि उसे बुझाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। सूचना मिलने के 15-20 मिनट बाद दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई। कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। दमकल कर्मियों ने देखा कि कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति की भी जलने से मौत हो चुकी थी। मौके से फरार होने के बाद विदेश तो अपने घर लौट आया, जबकि चंद्रमोहन ने ट्रेन से बंगलुरु की दिशा में रुख किया। बंगलुरु पहुंचकर चंद्रमोहन ने सबसे पहले अपने सिर के बाल और मूंछें मुंडवाकर अपनी पहचान बदलने की कोशिश की। इसके बाद उसने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जोड़तोड़ से नितिन शर्मा के नाम से एक नई आईडी बनवा ली। नए दस्तावेज तैयार करते समय उसने अपना पता नलवा, हिसार, हरियाणा दर्ज किया। इसके बाद चंद्रमोहन ने अपनी पहचान से जुड़ी अन्य नकली दस्तावेज भी तैयार करवाए। इन दस्तावेजों के आधार पर उसने अगले कुछ दिनों में होंडा 2 व्हीलर कंपनी में नौकरी भी हासिल कर ली। बंगलुरु में छिपे हुए चंद्रमोहन ने सेलफोन के माध्यम से लगातार प्रीति के साथ संपर्क बनाए रखा। नई पहचान बन जाने के बाद 7 जून को वह प्रीति को दिल्ली ले आने के लिए रवाना हो गया। फोन के जरिए दोनों के बीच पहले ही योजना बन चुकी थी। योजना के अनुसार 7 जून की रात 8 बजे प्रीति ने अपने घर से इस तरह का नाटक किया ताकि यह लगे कि उसका अपहरण हो गया है। इस नाटक से सबको यह भ्रम हुआ कि प्रीति किसी के द्वारा अपहरित कर ली गई है, जबकि असल में वह चंद्रमोहन के साथ भागने के लिए तैयार थी। प्रीति ने अपने लापता होने को अपहरण की घटना का रूप देने के लिए घर से बाहर निकलते ही हल्की सी चीख मारी। उसकी किस्मत ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि उसी समय बिजली चली गई। घर से कुछ ही दूरी पर उसे एक ऑटो रिक्शा मिल गया, जिसमें बैठकर वह दिल्ली पहुंची, जहां वह चंद्रमोहन से मिली। चंद्रमोहन ने पहले से ही नई दिल्ली से बंगलुरु जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस में 2 बर्थ आरक्षित करवा रखी थी, ताकि वह प्रीति को साथ लेकर वहां भाग सके। चंद्रमोहन और प्रीति ट्रेन से बंगलुरु पहुंचे, जहां चंद्रमोहन ने अपनी नकली आईडी से 2 सिम कार्ड खरीदे। उन्होंने ये सिम कार्ड ऐसे नंबरों से खरीदे थे जिन्हें उन्होंने किसी के साथ साझा नहीं किया था। रिमांड अवधि में पुलिस ने जब चंद्रमोहन से पूछा कि उसने संतराम को फोन क्यों किया, तो चंद्रमोहन ने जवाब दिया कि वह पुलिस को गुमराह करना चाहता था, इसलिए उसने पीसीओ से संतराम को फोन किया और यह कहा कि उनकी बेटी उसके पास है। चंद्रमोहन ने इस फोन कॉल के जरिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यही गलती उसकी गिरफ्तारी का कारण बनेगी। पुलिस ने इस एक फोन कॉल के आधार पर प्रीति की तलाश शुरू की, जो उन्हें बंगलुरु तक ले गई। वहां जांच के दौरान पुलिस ने चंद्रमोहन की गिरफ्तारी के बाद 31 अगस्त 2014 को उसकी निशानदेही
पर जेपी ग्रीन की दीवार से 200 मीटर की दूरी पर फेंकी गई पेट्रोल की प्लास्टिक कैन भी बरामद कर ली। यह वही कैन थी जिसका इस्तेमाल चंद्रमोहन ने पागल व्यक्ति के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने के लिए किया था। पुलिस ने चंद्रमोहन के खिलाफ और भी ठोस सबूत जुटाए, जिनमें पेट्रोल पंप के सेल्समैन का गवाही देना शामिल था, जिसने चंद्रमोहन से पेट्रोल खरीदी थी। इसके बाद चंद्रमोहन के साले विदेश को भी हत्या में सहायक होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के बाद तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और उन्हें आवश्यक पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। यह मामले में न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें पुलिस ने सटीक तरीके से सबूत जुटाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया। चंद्रमोहन ने अपने आप को मरा साबित करने के लिए एक पागल भिखारी की हत्या कर उसे अपनी कार में डालकर जला दिया था, ताकि पुलिस को यह लगे कि उसकी मौत किसी दुर्घटना के कारण हुई है। 28 अक्टूबर 2019 को कोर्ट न्यायाधीश निरंजन कुमार ने फैसला सुनाते हुए चंद्रमोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चूंकि प्रीति को इस अपराध के बारे में जानकारी थी और उसने इसे छिपाए रखा, इसलिए उसे 6 महीने की सजा हुई। हालांकि वह पहले ही जेल में सजा काट चुकी थी, इसलिए उसे फिर से जेल नहीं भेजा गया। वहीं विदेश को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। यह मामला एक कड़ी जांच और न्याय के बाद सुलझा, जिसमें चंद्रमोहन की साजिश और प्रीति की चुप्पी ने एक नई दिशा अपनाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठा, धोखा और अपराध कभी भी सच्चे सुख का रास्ता नहीं हो सकते। चंद्रमोहन ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए न सिर्फ एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की, बल्कि अपने परिवार, समाज और कानून को भी धोखा दिया। लेकिन आखिरकार उसकी सच्चाई सामने आ ही गई और उसे अपनी करनी की सजा भुगतनी पड़ी। चंद्रमोहन ने अपनी पत्नी को धोखा दिया और एक गलत रिश्ते में पड़कर अपराध की दुनिया में कदम रखा, जिसका नतीजा उम्र कैद की सजा के रूप में सामने आया। भले ही अपराधी कितनी भी चालाकी से अपराध को छुपाने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। प्रेम का आधार विश्वास और सच्चाई होता है, न कि छल कपट और धोखे से बना रिश्ता। चंद्रमोहन और प्रीति का रिश्ता भी इसी वजह से बर्बाद हुआ। अगर चंद्रमोहन ने धैर्य और समझदारी से सही फैसला लिया होता, तो न वह जेल जाता, न ही किसी निर्दोष की जान जाती। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम में त्याग और ईमानदारी होती है, न कि स्वार्थ और अपराध। गलत रास्ता चुनने से कभी सुख नहीं मिलता, बल्कि अंत में सिर्फ पछतावा और सजा ही हाथ लगती है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।